सर स्टूडेंट्स अभी जैसा अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए किस तरीके से तालीम हासिल करें, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस, और किस शोबे में वो हिस्सा ले सकता है और किस शोबे में हिस्सा लेकर वो आगे बढ़ सकता है, अपना फ्यूचर बना सकता है सर? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब कॉलेज के अंदर बच्चा दाखिल होता है तभी उसने अपना जो है तो फील्ड तय कर लेना चाहिए कि मैं किस फील्ड के अंदर आगे जाऊंगा। यानी यहाँ पर हर एक फील्ड के अंदर मौक़े है। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको साइंस ही में मौक़े मिलेंगे या कॉमर्स में ही मिलेंगे, आर्ट्स में कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे रफ़ीक ज़करिया साहब के बरसी के मौके पर कौन कौन से अपने पास कार्यक्रम दिए गए हैं, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं, थोड़ा बेसिक से। जी, हमारे पास कल डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब की बरसी मनाई गई। इस बरसी के मौके पर जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के सदर मौलाना इलियास फलाही साहब को बुलाया गया था और साथ ही मशहूर सहाफ़ी शारिक नक्शबंदी साहब भी यहाँ पर थे। इन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जो साइंस एक्सप्लोरर कहलाता है। इसमें हमने जो है तो मुख्तलिफ़ मदरसे के स्टूडेंट्स को बुलाया था, स्कूल्स के बच्चों को बुलाया था। तकरीबन 33 स्कूल से बच्चे यहाँ पर आए थे। 170 के करीब बच्चे यहाँ पर इसमें शरीक हुए और इन बच्चों को 6 ग्रुप में तकसीम किया गया और वक्त वाहिद में ये 6 अलग अलग लेबोरेटरीज़ के अंदर ये बच्चे चले गए और इनको अलग अलग साइंस के जो है तो एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर करवाए गए और उनको साइंस के ताल्लुक़ से जो है तो बहुत सारी चीज़ें मुफीद मालूमात बतलाई गई। साथ ही शजरकारी की गई, कुछ पेड़ यहाँ पर लगवाए गए बरसी के मौके के ऊपर। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जो है तो कुरान खानी भी हुई है और बाद में दुआए मग़फ़िरत मरहूम के लिए किए गए। ये 19वीं बरसी थी डॉक्टर साहब की और उनका जो ये एजुकेशन फील्ड के अंदर उनका जो कंट्रीब्यूशन है इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ख़ास करके साइंस के एक्सप्लोरेशन के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया था। सुबह 9 बजे ये शुरू हुआ और शाम में 4 बजे तक चला है। इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जो ये बच्चों ने देखे हैं। जियोलॉजी के अंदर जो है तो इन्होंने अब मुख्तलिफ़ चट्टानों की मुशाहिदा किया है और मुख्तलिफ़ हालात देखे कि किस तरीके से अर्ज़ियात की या जिसे कहा जाएगा जियोलॉजी की जो तो स्टडी की जाती है वो देखा है। साइकोलॉजी के भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, इसके ज़रिए से उनको आईक्यू कैसा निकाला जाता है वो बतलाया गया। उसके ऊपर जो तो बहस की गई, डिबेट हुई है, बच्चों ने के सवालात के जवाब दिए गए। साथ ही साथ फ़िज़िक्स, बॉटनी और ज़ूलॉजी यहाँ पर भी उनको लेकर जाया गया और फिर बहुत सारे जो है तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स बच्चों ने खुद किए, देखे वहाँ पर और एग्ज़िबिशन के अंदर भी उन्होंने हिस्सा लिया है। सर देखा गया है कि पेरेंट्स जो है अपने औलाद की तरफ तालीम को लेकर तवज्जो नहीं देते, तो ऐसे पेरेंट्स को आप कुछ मैसेज देना चाहें? असल में पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है। बच्चों की तरबियत के अंदर पेरेंट्स जितना तवज्जो देंगे बच्चों का उतना ही जो है तो यहाँ पर तालीम में बढ़ोतरी होंगी, तालीम के अंदर जो तो वो अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि कॉलेज के अंदर तो बच्चा 5 या 6 घंटे रहता है मैक्सिमम, बाकी दीगर औकात में वो अपने घर में या अपने दोस्तों के साथ गुजारता है। ऐसे वक्त में पेरेंट्स ने ये देखना चाहिए कि उसके दोस्त कौन से हैं, कॉलेज के अंदर क्या पढ़ाई होती है या क्लासेस जाता है तो क्लासेस में क्या पढ़ाई जाती है, पढ़ाई हुई है, ये रोज़ उसकी कापियों के ऊपर देखना चाहिए कि क्या उसके अंदर ये हुआ है। बच्चे के इस बिहेवियर में कुछ बदलाव आता है क्या, इसके ऊपर भी पेरेंट्स ने ख़ास तवज्जो रखनी चाहिए कि किस तरीके से बदलाव उसके अंदर आ रहा है। अगर बच्चे के अंदर पढ़ाई की तरफ या डिप्रेशन की तरफ जा रहा है कि पढ़ाई ज़्यादा हो रही है या इम्तिहान की वजह से कुछ उसको खौफ लाहक हो रहा है, तो ऐसे वक्त में पेरेंट्स का जो तो साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। उसका हौसला देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तमाम चीज़ें यहाँ पर देखा जाएगा। उसके दोस्त किस तरीके से है ये देखने का भी काम पेरेंट्स करेंगे और उसके अंदर सुधार लाएंगे, उनको समझाएंगे। ये तमाम चीज़ें जो तो उन्होंने करना चाहिए। पेरेंट्स के अलावा मैं ये समझता हूँ कि महल्ले के जो बुज़ुर्ग अफराद होंगे तो ये लोगों ने भी अपने महल्ले के जो नौजवान हैं
इनके ऊपर जो है तो ख़ास करके तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। उनको नसीहत बार बार करना बहुत ज़रूरी होता है। सर, ऑनलाइन तालीम जो हो रही है तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑनलाइन तालीम जो अभी नया कोविड के बाद में ये जो चीज़ निकली है, तो इसके मुज़िर असरात ज़्यादा है और मुफीद जो है तो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। इसके कई वजूहत है। एक तो ये होता है कि ऑनलाइन के अंदर एक बार वो वीडियो लगा दिया बच्चे ने तो उसके तरफ उतना जहन उसका नहीं होता है। वो 10 या 5 मिनट के बाद में उगता जाता है और किसी और इसमें लग जाता है, वीडियो चलती रहती है, वो कर नहीं पाता। दूसरी चीज़ ऑनलाइन के अंदर जो देखने में आई है कि कॉन्स्टेंटली उसको जो है तो छोटे से स्क्रीन के ऊपर मोबाइल के नज़र गड़ाए रखनी पड़ती है, जिससे आँखों के ऊपर भी बार आता है, टेंशन आता है, ये तमाम चीज़ें। तो ऑनलाइन पढ़ाई उसका एक अपना एक मुफीद ये होगा, लेकिन साथ ही साथ उसके जो असरात है वो ज़्यादा यहाँ पर भयानक हो सकते हैं। पढ़ाई में उतना उसका जो तो कारआमद साबित नहीं होगा। सर, स्टूडेंट्स अभी जैसा अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए किस तरीके से तालीम हासिल करें, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस, और किस शोबे में वो हिस्सा ले सकता है और किस शोबे में हिस्सा लेकर वो आगे बढ़ सकता है, अपना फ्यूचर बना सकता है? सर, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब कॉलेज के अंदर बच्चा दाखिल होता है तभी उसने अपना जो है तो फील्ड तय कर लेना चाहिए कि मैं किस फील्ड के अंदर आगे जाऊंगा। यानी यहाँ पर हर एक फील्ड के अंदर मौक़े है। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको साइंस ही में मौक़े मिलेंगे या कॉमर्स में ही मिलेंगे, आर्ट्स में कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर एक फील्ड के अंदर अपने अपने मौक़े मिलते हैं, लेकिन बच्चों को वो मौका मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ें हम इसके लिए हमने क्या किया है कि हमारे इब्तिदा में जो क्लासेस होंगे स्टार्ट के, तो उस वक्त जो है तो बच्चों को ये बतलाया जाएगा कि आप अगर बीए मुकम्मिल करते हैं तो आप इस चीज़ के काबिल हो जाएंगे, यानी ये आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, और आप अगर सीरियसली उस तरफ जाएंगे तो वो बिल्कुल आपको हासिल हो सकती है। ऐसे कई जो है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जो बीए के लिए ख़ास करके मैं बोलता हूँ। कॉमर्स के लिए तो हमको पता है कि बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाएगा या उसके लिए सीए बनने के मौक़े हैं। साइंस के लिए जैसे 11th में बच्चा आता है तो उसको 2 ही फील्ड नज़र आते हैं, एक तो मैं मेडिकल में जाऊंगा या इंजीनियरिंग में जाऊंगा। लेकिन इसके अलावा ऐसे कई चीज़ें हैं, इम्तहानात है, कॉम्पिटिटिव इम्तहानात है, और ये इम्तहानात ऐसे हैं कि जिसके अंदर आप खाली मेहनत, इतना ही चीज़ आपसे जो तो वहाँ पर रिक्वायर्ड है, बाकी और किसी चीज़ की वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी मैं मिसाल के तौर पर यहाँ दूंगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मैं ख़ास करके बच्चों को तरगीब देता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो उस इम्तिहान को फ़ीस बहुत कम है, फिर उसका जो तो उम्र का मतलब डीबार होने तक के लामहदूद अटेम्प्ट में वो दिए जा सकते हैं। तीसरी चीज़ उसमें यह है कि लड़कियों के लिए बिल्कुल ही फ़ीस नहीं है, और चौथी चीज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े ओहदे के ऊपर जा सकते हैं। अगर आप जाके शहर के अंदर पीएफ कमिश्नर को मिलते हैं तो वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आया होगा, या इनकम टैक्स कमिश्नर को मिलते हैं, कस्टम कमिश्नर से, तो इस टाइप के जो बड़े बड़े ओहदे हैं ये ओहदे स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से जा सकते हैं, वहाँ से हासिल हो सकते हैं। और लड़कियों को फ़ीस नहीं है, आप जो है तो यानी 3rd ईयर में आ गए तो उसके लिए काबिल हो गए, आप वहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। तो ऐसे कई इम्तहानात हैं। अच्छा, इसके अंदर और एक चीज़ खासियत मैं स्टाफ सिलेक्शन की इसलिए देता हूँ कि इसके अंदर इंटरव्यू नहीं है। यानी आप में टैलेंट है, आपने थ्योरी अच्छी सी की है, आप थ्योरी के एग्ज़ाम में पास हो गए हैं, थ्योरी यानी यहाँ पर वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, आपने वो पूरी तरीके से मेरिट में आप आ गए, डायरेक्ट आपको जो है तो वहाँ पर बुलाया जाता है। इंटरव्यू वहाँ पर नहीं होता है। अगर इंटरव्यू रहता तो हम ये कह सकते थे कि रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे हमारे ऊपर कुछ इनजस्टिस होता क्या ही की, पार्शलिटी होती क्या ही की। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होने की वजह से आप जो भी आपने क्वेश्चन पेपर्स पे उतारा है, आंसर शीट पे लिखा है, उसके बेसिस के ऊपर डायरेक्ट लग सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मौक़े हैं, ये बच्चों को जो तो बतलाया जाता है, जिसके नतीजे में बच्चे जो तो तैयारी करके आगे अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। सर, साल भर में अपने पास डॉक्टर ज़करिया कॉलेज के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम लिए जाते हैं? जी, हमारे पास जो तो ये साल भर का एक कैलेंडर बन जाता है अलग से, और इस कैलेंडर के तहत हम जो है तो काफ़ी प्रोग्राम्स मुनक़िद करते हैं। अभी आने वाले दिनों के अंदर हम स्पोर्ट्स वीक मनाएंगे, तो स्पोर्ट्स वीक भी जो तो हमारा तय है
कि उसमें भी इवेंट्स कौन से रहेंगे ताकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो जाए। इसके अलावा हम जो है तो अलग से एमपीएससी की जो लड़का तैयारी कर रहा है, क्योंकि एमपीएससी महाराष्ट्र में है तो इसीलिए मराठी एक कंपलसरी उसके लिए होता है। तो एमपीएससी में लगने वाली मराठी के ऊपर भी हम जो है तो एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स उनके लिए चलाएंगे ताकि बच्चा वहाँ पर कमज़ोर न पड़े। इसके साथ साथ अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी जो चीज़ें लगती है वो पूरी तैयारी हम करते हैं। जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर टेस्ट लिया जाता है तो हम भी यहाँ पर क्यूज़ और टेस्ट के प्रोग्राम लेंगे। इसके अलावा कुछ सेमिनार्स वगैरह मुनक़िद किए जा रहे हैं। वो सेमिनार और इसके अंदर जो तो बच्चों को जो तो हम बुला के इसलिए ख़ास तौर से बिठाते हैं वहाँ पर ताकि वो ये देखे कि जो लेटेस्ट जो बर्निंग टॉपिक्स चल रहे हैं उसके ऊपर जो तो माहिरीन क्या कह रहे हैं, वो जो तो उसके ऊपर भी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास का एक ग्रुप, मतलब मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हमारे पास के असातिज़ा का एक ग्रुप अभी हाल ही में मतलब अगस्त के महीने के अंदर लखनऊ जाएगा और लखनऊ के वहाँ के टीचर्स को ट्रेन करके आएगा कि किस तरीके से मतलब उन्होंने टीचिंग बिहेवियर रहना चाहिए, टीचर के अंदर क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें बतला के आएंगे। तो 6 टीचर्स हम यहाँ से भेज रहे हैं प्रोफेसर हजरात को। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि वो लोग हमसे जो तो यहाँ उस बारे में भी मदद लेना चाहते हैं। और कई प्रोग्राम है और हर बड़े मतलब जो कहा जाएगा कि डेज़ जो मनाए जाते हैं तो जिसमें मौलाना आज़ाद का बरसी है या ये इस टाइप के हैं, तो इस टाइप के चीज़ों को हम मनाते हैं ताकि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को उनके जो कारकर्दगी है वो मालूम हो जाए। ये सभी चीज़ें होने वाली है। सर आपका पूरा मैं डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी, प्रिंसिपल मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद।